हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सर्फ क्लासेस में। जैसे कि पिछली क्लास में हम लोग मैथ्स के चैप्टर 3 यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म को स्टार्ट कर चुके थे। इसमें हम लोग फर्स्ट क्लास को डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़े थोड़ा उसको हम लोग रिकैप कर लेते हैं। मैंने आपको परिचय बताया था कि आखिर ये दो चर वाला रैखिक समीकरण होता क्या है, कहाँ इसको हम लोग डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, और आपको पीछे पीछे क्या पिछला क्लास 9 का क्या क्या नॉलेज आपको होना चाहिए। रैखिक समीकरण युग्म होता क्या है, इसके मैंने आपको कुछ उदाहरण बताया था। फिर मैंने आपको स्टैंडर्ड फॉर्म बताया था, किसका, लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म। ये था आपका स्टैंडर्ड फॉर्म। फिर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स बताए थे मैं आपको, एक चर, दूसरा अचर, फिर गुणांक, उसके बाद ये सारे हल क्या होता है, रैखिक समीकरण क्या होता है, क्रमिक युग्म क्या होता है, ये सारी चीज़ को मैंने आपको डिस्कस किया था। फिर समीकरण युग्म की शर्तें, कौन कौन से कंडीशंस होते हैं, एक कंसिस्टेंस के लिए यानी संगत के लिए, असंगत के लिए, आश्रित के लिए यानी डिपेंडेंट के लिए, और इंडिपेंडेंट के लिए। फिर हम लोग डिस्कस किए थे कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन इन हलों के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, एक प्रतिच्छेदी रेखाएं, दूसरी समांतर रेखाएं, और तीसरी समपाती रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं कौन सी होती है, जिसके क्या होते हैं, यूनिक सॉल्यूशन होते हैं, अद्वितीय हल होते हैं। समांतर रेखाएं जिनके कोई हल नहीं होते हैं, और समपाती रेखाएं जिनके अनंत हल होते हैं। ये सब चीज़ों को हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। फिर हम लोग पढ़े थे क्या कि ग्राफिकल मेथड क्या होता है, इसको हम लोग कैसे यूज़ करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। फिर हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी प्रतिस्थापन विधि को हम लोग देखे थे। आज हम लोग पढ़ेंगे कौन सा, एलिमिनेशन मेथड। इस वाले को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए आपको डायरेक्ट तो इसे समझ में आएगा नहीं, क्वेश्चन के थ्रू, एग्जाम्पल के थ्रू ज़्यादा समझ में आएगा। तो जैसे एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है कौन सा, 3x + 2y 12, ये आपका इक्वेशन 1 दिया हुआ है। दूसरा क्या है, x + 2y = 8, ये आपको दूसरा इक्वेशन दिया है। आप चाहे तो क्या कर सकते हैं, एलिमिनेशन में यही होता है कि किस, जैसे इसमें चर कौन कौन सा है, चर है x और y, यही दोनों तो चर है। चाहे तो आप x के कोफिशिएंट को बराबर कर दीजिए या y के कोफिशिएंट को बराबर कर दीजिए, लेकिन यहाँ ऑलरेडी y का कोफिशिएंट बराबर दिया हुआ है हमें, तो डायरेक्ट क्या करें हम लोग, बराबर नहीं रहता दोनों में से किसी एक का, तो हम लोग बराबर करते पहले। तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, 1 - 2 करेंगे, इक्वेशन 1 - 2, 1 से 2 को माइनस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा यहाँ, 3x + 2y = 12, और यहाँ x + 2y = 8। अगर हम लोग इसको माइनस करते हैं, यहाँ तो माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस आएगा। माइनस करने पर साइन चेंज हो जाता है, जहाँ प्लस रहता है वो माइनस हो जाता है, माइनस वाला प्लस हो जाता है। 3x में से एक x, मतलब आपके पास 3x है, उसमें से एक तो x चल जाएगा, तो कितना बचेगा, 2 x बचेगा, तो कितना हो गया, 2x। 2y से 2y कैंसिल, इक्वल 12 में से 8 गया 4, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 4/2 = 2, जो कि आपका x। अब किसी भी इक्वेशन में x का, चाहे इसमें या इसमें किसी में भी x का वैल्यू पुट कीजिए, y मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो इसमें x = कितना आया था, x आया आपका 2, यही तो आया था। अब इस 2 को हम लोग फर्स्ट सेकंड वाले इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो x + 2y = 8 है, x का वैल्यू कितना आया, 2 + 2y = 8, 2y बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ 8 पहले से था, +2 इधर आएगा तो -2, 2y = 6, तो y = 6/2, 2 × 3 = 6, यानी y बराबर कितना आ गया, 3। y हमारा 3 आ गया, और x हमारा कितना आया था, x हमारा 2 आया था। हमें x और y ही निकालना था, तो हल क्या निकला, x = 2, y = 3। तो इसके कौन कौन से स्टेप होते हैं, आपको पहले क्या करना चाहिए इसमें, तो सबसे पहले आपको दोनों समीकरणों को इस प्रकार गुणा करें कि किसी भी एक चर के गुणांक बराबर हो जाए, चाहे वो x वाले के बराबर हो या y वाला चर का गुणांक बराबर हो, कि दोनों में से किसी भी एक बराबर हो जाए। उसके आगे स्टेप में क्या करना है, समीकरणों को जोड़ें या घटाएं ताकि एक चर समाप्त हो जाए। बराबर एक किसी भी एक चर को हम लोग बराबर कर देंगे, बराबर करने पर क्या होगा, अगर साइन अपोजिट रहेगा तो जोड़ देंगे, और साइन अगर दोनों का सेम रहेगा, दोनों का चिन्ह सेम रहेगा, तो हम लोग घटा देते हैं।
एक हट जाता है, एक ही बचता है, तो बचे हुए चर वाले समीकरण को उसका हल निकाल लेते हैं, फिर उस मान को हम लोग दूसरे इक्वेशन में पुट करते हैं तो उसका वैल्यू आ जाता है। क्लियर माय पॉइंट? यहाँ तक कोई दिक्कत? इस विलोपन विधि में इसको हम लोग क्या कहते हैं, एलिमिनेशन भी कहते हैं। अब अगला मेथड आता है क्रॉस गुणनखंड, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। देखिए जनरल फॉर्म क्या होता है किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण का, a1x प्लस b1y प्लस c1। जनरल फॉर्म तो होता है आपका ax प्लस by प्लस c, ये दो चर वाले का जनरल फॉर्म हो गया। जहाँ हम लोग पेयर का जनरल फॉर्म, पेयर वाले का जनरल फॉर्म क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, फिर a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये होता है आपका जनरल फॉर्म जब पेयर में हम लोग लिखते हैं। जब एक ही इक्वेशन लिखना हो तो ये वाला फॉर्म होता है, लेकिन जब हमें पेयर में लिखना हो तो ये वाला फॉर्म होता है। ठीक है, अब वही वाला फॉर्म यहाँ दिया हुआ है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, इक्वेशन 1, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 2। अब हमें इस इक्वेशन में x और y निकालना है, तो ये कैसे निकलेगा, तो इसका फॉर्मूला होता है, आपको क्या करना है, देखिए पहला वाला चर है, पहला वाला चर क्या है, x लिख देना आपको अपॉन, देखिए इसमें साइकिल क्या होता है, साइकिल होता है a b c, इस तरह का साइकिल होता है, यानी a के बाद b आएगा, b के बाद c आएगा, c के बाद फिर वापस a आ जाएगा, मतलब a आएगा फिर b आएगा फिर c आएगा फिर a आएगा फिर b आएगा, मतलब a के बाद b, b के बाद c के बाद फिर घूम के a आ जाएगा, फिर b आएगा फिर c आएगा, c के बाद फिर a आ जाएगा। ठीक है, तो एक्स वाई। अब देखिए हम क्या ले रहे हैं, पहले x के बाद ये वाला b1 ले रहे हैं, तो इस b1 है तो ये c2 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ देखिए मैं क्लियर कर देता हूँ, x लिख देंगे, इस b1 है ना यहाँ ऐसे गुना करेंगे इसके साथ, तो b1 c2 माइनस, देखो अब इसको कर दिए तो अब इसको ऐसे करेंगे, यहाँ क्या है b2 c1। ठीक है, ये बराबर होता है y लिख देंगे यहाँ y बटे, ठीक है, c1 a2, अब देखिए क्या था यहाँ, x बटे b1 c2 माइनस b2 c1, ये था बराबर y बटे, अब क्या करना हमें, पहले वाला तो ये वाला को कर दिया था, अब क्या करना है हमें, इस वाले को करना है, c1 a2 माइनस, ये वाला इस तरह कर दिया, तो इस तरह से करेंगे c2 a1, यहाँ 1 वाला लेंगे तो यहाँ 2 वाला लेंगे, यहाँ 2 वाला लेंगे तो यहाँ 1 वाला लेंगे, b के बाद c, b के बाद c, c के बाद फिर a आ जाएगा, c के बाद फिर a आ गया, बराबर होता है 1 अपन, अब लास्ट में बचा कौन सा, ये दोनों बचा, तो a1 b2 माइनस a2 b1, a1 b2 माइनस a2 b1, ये हो गया आपका। इस तरह से आपको आ जाएगा। अब किसी भी दो इक्वेशन को पहले इस x वाले को इसके साथ बराबर करेंगे तो एक इक्वेशन बनेगा, फिर y वाले को इसके साथ बराबर करेंगे तो दूसरा इक्वेशन बनेगा, दोनों को सॉल्व करेंगे, फिर हमारा x और y का मान निकल जाएगा। ठीक है, अब आता है आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ 2x प्लस 3y, ये वाला एग्जाम्पल, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इस इक्वेशन में a1 कितना आएगा, a1 बराबर इस इक्वेशन में 1, ये होगी आपका 2, 1 में कितना होगा 2 3 माइनस 8, a1 बराबर 2, b1 बराबर 3, c1 बराबर माइनस 8, ये तो है। और इस इक्वेशन में a2 बराबर कितना हो जाएगा, a2 बराबर हो जाएगा आपको 3, b2 बराबर कितना हो जाएगा -2, और c2 बराबर 1। ठीक है, फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है x अपॉन, ये तो है x अपॉन b1 c2, b1 कितना है 3 इंटू c2 है 1, 3 गुना 1 माइनस b2 c1, b2 कितना है -2, c1 है -8, -2 इंटू -8, ये तो है, ये एक ब्रैकेट में आ गया, बराबर y बटे c1 a2, c1 कितना है, c1 है -8,
A2 है 3 माइनस 8 इंटू 3 माइनस C1A2 माइनस C1A2 माइनस C2A1। C2 कितना है 1, A1 है 2, 1 इंटू 2, ये किसके बराबर होगा 1/A1B2। A1 है 2 इंटू B2 है -2, मतलब -2 इंटू -2 माइनस A2B1। A2 कितना है, A2 है आपका 3, B1 है 3 इंटू 3। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। इसको सॉल्व करते हैं इस वाले को, तो क्या आएगा यहाँ x बटे 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 माइनस -2 को 8 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा +16। ये बीच वाला माइनस यहाँ लिख दिए बराबर y बटे -8 गुना 3 -24 -1 गुना 2 -2 बराबर 1 बटे 2 गुना -2 -4 -3 गुना 3 -9। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं x बटे 3 को -16 करेंगे तो कितना हो जाएगा -13 बराबर y बटे -24 और 2 -26 बराबर 1 बटे -13। अब किसी भी दो इक्वेशन को आप लोग पुट कर लीजिए। हम लोग पुट कर लेते हैं कौन कौन सा, x बटे -3 x बटे -13, इसको बराबर कर देते हैं 1 बटे -13 से, तो -13 कैंसिल, तो x का मान आ गया हमारा 1। ठीक है, अब y वाले को हम लोग पुट कर देंगे तो इसमें का मान निकल जाएगा। अब दूसरा वाला क्या है, ये x का मान निकल गया। दूसरा वाला क्या है y बटे -26, y बटे -26 किसके बराबर कर देंगे -1 बटे 13 के बराबर कर देते हैं इसको। तो माइनस से माइनस कैंसिल, 13 दूनी 26, तो y का मान आ गया आपका 2, x का मान कितना आया था 1। ये हो गया हमारा आंसर, y बराबर 2 x बराबर 1, ये हो गया आपका आंसर। यहाँ तक कोई दिक्कत? आई होप कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वो था आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी क्रॉस गुणन। अब हम लोग नेक्स्ट जो मेथड पढ़ेंगे वो है आपका कंपैरिजन मेथड, जिसको हम लोग तुलना विधि कहते हैं। कंपैरिजन मेथड यानी तुलना विधि, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं वो देख लेते हैं। सबको हम लोग एग्जाम्पल ही से समझेंगे। देखिए पहला क्या करें, फर्स्ट स्टेप, दोनों समीकरणों में से एक ही चर मान ले y को x के रूप में अलग अलग लिखें। चाहे y को x के रूप में लिखा है, x को y के रूप में लिखा। हम देखिए अब पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ हमें, x + 2y = 8। देखिए x + 2y = 8 ये हमें दिया हुआ है। तो हम लोग y को या x को किसी के भी एक साथ लिख सकते हैं एक तरह, चाहे y के फॉर्म में लिखिए या x के फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, x + 2y हम लोग क्या, आप बताइए क्या y के फॉर्म में लिखा है x के फॉर्म में, चलिए y के फॉर्म में लिखते हैं तो y भी लिख देते हैं। तो 2y बराबर कितना हो जाएगा 8 - x, तो y बराबर कितना हो जाएगा 8 - x बटे 2, इक्वेशन 1। अब दूसरे वाले इक्वेशन में 2x + y = 7, 2x + y = 7, यही तो है 2x + y = 7। तो हमें y रखना है तो y यहाँ रख देंगे, और 7 है + 2x इधर आएगा तो -2x, इक्वेशन 2। y बराबर यहाँ भी इतना है, यहाँ y बराबर इतना भी है। समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से, इसमें भी y बराबर इतना है, y बराबर यहाँ इतना है और यहाँ भी y बराबर इतना है। तो LHS दोनों का, और बायां साइड यहाँ भी y बराबर इतना, यहाँ भी y बराबर इतना, दोनों में y है, तो ये y आपस में बराबर हो जाएगा। तो मतलब LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होगा, यानी y आपस में बराबर है तो 8 - x/2, 8 - x/2 ये भी किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा 7 - 2x के। जिसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ अलग से लिख देता हूँ मैं, 8 - x/2 ये किसके बराबर होगा 7 - 2x के। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 8 - x तो यहाँ रहेगा ही, 2 से 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 14 - 2 दूनी 4x। ठीक है, अब -4x को उधर लाएंगे, देखो -x यहाँ पहले से है,
-4x इधर आएगा तो +4x, 14 यहाँ पहले से +8 इधर आएगा तो -8 हो जाएगा। 4x में से एक x चला गया तो कितना बचेगा यहाँ 3x बराबर 14 में से 8 गया 6, x बराबर कितना आ जाएगा 6/3, 3 दूनी 6 यानी बराबर 2। x का मान हमारा कितना आ गया, x बराबर आ गया आपका 2, x बराबर 2। अब इस x का मान आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें, इक्वेशन 2 में रख देते हैं हम लोग। समीकरण 2 में x का मान रखने पर, ठीक है, x का मान रखते हैं समीकरण 2 में, तो y बराबर कितना है 7 - 2x, y बराबर 7 - 2 गुना x का मान कितना है 2, 7 - 2 दूनी 4, तो y बराबर कितना है 7 में से 4 गया 3। x बराबर कितना है, x बराबर आ गया आपका 2, y बराबर 3, यही आपको निकालना था आंसर। गॉट माई पॉइंट। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करना पड़ता है, पहला स्टेप दोनों समीकरणों को एक ही चर मान लेना पड़ता है, चाहे वो x के रूप में माने या y के रूप में माने, आपको जो इजी लगे वो उससे बना सकते हैं। उसके बाद दोनों चर हो गया तो दोनों व्यंजकों यानी एक्सप्रेशन को बराबर करें, अगर LHS बराबर रहता है तो हम लोग उसको RHS भी बराबर कर देते हैं। प्राप्त एक चर वाले समीकरण को हल करें, फिर उसका मान हम लोग दूसरे में रख के दूसरे चर का भी मान निकाल लेते हैं। क्लियर माय पॉइंट। अब कंपैरिजन ऑफ मेथड्स है, हमने जो मेथड्स पढ़े, चाहे वो आलेखीय हो, चाहे वो प्रतिस्थापन हो, चाहे विलोपन हो, या फिर क्रॉस गुणन हो, या फिर तुलना वाला हो, कोई भी जितने सारे मेथड्स पढ़े इन सबको फिर आपस में लोग तुलना करने थे, किसका यूज़ कहाँ करते हैं और कैसा क्वेश्चन रहने पर कौन सा हमें मेथड यूज़ करना है। ठीक है, तो हम लोग पहले बात करते हैं इस आलेखीय की, यानी ग्राफिकल मेथड। ये देखने में तो आसान होता है, इसमें क्लियर होता है स्पष्ट रूप से, हम अगर इजी क्वेश्चन रहे, इजी इक्वेशन रहे तो हम लोग इजीली कर लेते हैं, आसानी से कर लेते हैं। लेकिन वहीं अगर क्वेश्चन आपको इस तरह से दे दिया जाए, एक इक्वेशन आपको दे दिया 2/3x + 4/5y + = 7/2, इस तरह का इक्वेशन रहे तो आपको फिर ये टफ पड़ेगा ग्राफिकल मेथड में। इसमें लाभ यही होता है कि ये देखने में हमको आसान लगता है और ये अवधारणा इसमें स्पष्ट होता है, क्लियर विजन हमारा जो ग्राफ एक्चुअली क्या करता है, हमारे विजन को क्लियर करता है, तो हमारे विजन को ये क्लियर करता है। लेकिन इसमें कुछ नुकसान भी है, अगर ये आपका ग्राफ सटीक ना हो तो ये फिर आप उसका त्रुटि आ सकता है आपके अंदर, फिर आपको ये सही आंसर तक आपको नहीं पहुंचा पाएगा अगर आप उसमें तो सटीक ना बैठा पाए तो। और ग्राफ का मेथड हम लोग सबसे ज़्यादा क्या करना है, हमारे विजन को क्लियर करने के लिए हम लोग ग्राफ का यूज़ करते हैं। आपको फार्मूला प्रूफ कर दिए, लेकिन उसको हम लोग ग्राफ में इसलिए दिखा देते हैं ताकि आपका विजन क्लियर हो कि जो आंसर मेरा फार्मूला से आया ग्राफ से भी वही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ग्राफ से भी वही हम लोग वेरीफाई करते हैं, अपने विजन को क्लियर करते हैं, तो उसका सबसे ज़्यादा उपयोग हम लोग अपनी विजन को क्लियर करने के लिए करते हैं। क्लियर। अगर हम लोग प्रतिस्थापन की बात करें, इस प्रतिस्थापन विधि की, तो ये सरल होता है, प्रतिस्थापन विधि सरल होता है, समझने में आसान होता है स्टूडेंट्स के लिए, ये हमारा इसका लाभ है। लेकिन इसमें कुछ हानि क्या है कि अगर ये आपको फ्रैक्शन में इस तरह से दे दिया जाए तो ये आपको दिक्कत आ जाता है प्रतिस्थापन विधि में। थोड़ा दिक्कत क्या मतलब, थोड़ा टफ पड़ जाता है, बनता तो इससे भी है, हर मेथड से बनेगा, लेकिन आपको क्या होगा, इसमें थोड़ा टाइम टेकन लगेगा, सरदर्दी होगा। और इसका सबसे ज़्यादा प्रतिस्थापन हम लोग कब यूज़ करते हैं, जब एक चर का गुणांक हो, जब एक चर का गुणांक क्या हो, 1 हो। प्रतिस्थापन विधि में कब है, जब जैसे एक चर का गुणांक 1 हो, जैसे x ही लिखा हुआ रहे या सिर्फ y लिखा हुआ रहे, इस तरह से लिखा हुआ रहे, इसका जैसे x का गुणांक कितना है 1 है, यहाँ भी y का गुणांक 1 है। जब गुणांक 1 रहता है तब ये वाला मेथड हमारा सबसे ज़्यादा उपयोग में लाते हैं हम लोग। अब बात करते हैं हम लोग विलोपन विधि की। विलोपन विधि ये बड़ी बड़ी संख्याओं में तेज़ी से आसानी से हो जाती है, ठीक है, बड़ी संख्या को आसानी से हम लोग इसमें सॉल्व कर देते हैं। इसमें थोड़ा सा ये है कि गुणांक बराबर करने में कभी कभी स्टूडेंट्स को क्या होता है, टाइम लग जाता है, टाइम टेकन लग जाता है। और सबसे ज़्यादा इसका उपयोग क्या होता है, अगर गुणांक आसानी से बराबर हो जाए तो इसका सबसे ज़्यादा उपयोग है। अब बात करते हैं हम लोग क्रॉस गुणन मेथड की। सीधा सूत्र पर इसको, फॉर्मूला पर आपको उसको लगाइए और आंसर निकाल लें। इसमें आपको सूत्र को याद रखना पड़ेगा,
और बोर्ड परीक्षा में सबसे तेज जो है हल उसी से निकलता है। अब लास्ट में जो हम लोग पढ़े थे कंपेरिजन मेथड मतलब तुलना विधि, इसमें क्या होता है, एक व्यवस्थित कदम रहता है आपका, इसमें ये लाभ है, लेकिन इसमें आपको क्या है कि क्रॉस जो तुलना कंपेरिजन वाला है इसमें कभी कभी आपको टाइम ज़्यादा लग सकता है, क्योंकि आपको दोनों को पहले y के फॉर्म में लाना पड़ता है, फिर उस y के फॉर्म में ला कर हम लोग क्या करते हैं, दोनों को कंपैरिजन करते हैं, दोनों के राइट साइड को इक्वल करते हैं, फिर उससे x का वैल्यू निकालते हैं, तब फिर उस x के वैल्यू को अंदर इसमें पुट करते हैं, तो फिर हमारा y का आता है। ये था एक, तो पहले आपको एक मैंने पढ़ाया तुलना विधि, एक विधि है, लेकिन सारे विधियों को फिर मैंने एक तुलना करके बताया। ठीक है, एक बेसिक सा एक इजी सा क्वेश्चन आपके लिए, आप इसको वीडियो को पॉज करेंगे और अपने से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जब तक आपसे सॉल्व नहीं हो जाए, एक क्वेश्चन को एक बार, दो बार, तीन बार वीडियो को रोक देंगे, पॉज कर देंगे, अपने से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जब नहीं होगा तो फिर लास्ट में आपको क्या करना है, इसका सॉल्यूशन देखना है वीडियो को रिज्यूम करके। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई इक्वल टू 7। दूसरा इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 3, इक्वेशन 2। देखिए कोफिशिएंट एक है तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, देखिए प्लस माइनस वाला है, डायरेक्ट हम लोग इसको ऐड कर देते हैं, हम लोग कोई साइन चेंज नहीं होता, कोई चिन्ह नहीं बदलता है, हम लोग घटाते हैं तब चिन्ह बदलता है। देखिए इसका गुणांक बराबर है तो हम लोग जोड़ेंगे तो डायरेक्ट यहाँ वाई वाई तो कट ही जाएगा, तो हमको ईजी पड़ जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें समीकरण 1 माइनस 2 करने पर, जब हम लोग समीकरण 1 से 2 को घटाएंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 1 प्लस 2 कर देते हैं, माइनस से भी कोई दिक्कत, माइनस से करते तो x कट जाता, तो x प्लस वाई इक्वल टू 7 है ये, और दूसरा वाला क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 3। जब हम लोग जोड़ेंगे इसको तो जोड़ने पर साइन नहीं बदलता, तो ये प्लस वाई माइनस वाई कट जाएगा, x और x कितना हो जाएगा आपको यहाँ 2x, इधर हो जाएगा 7 और 3 10, तो 2x बराबर कितना आ गया आपका, 2x आ गया, 2x बराबर आ गया 10, तो x बराबर आ गया 10/2 यानी 5, x का वैल्यू आ गया आपका 5। अभी x को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, हम इसी में पुट कर देते हैं, इस इक्वेशन 1 में, तो x का मान कितना है 5 प्लस y बराबर 7, तो y बराबर 7 माइनस 5, तो y का वैल्यू कितना आ गया 2, x बराबर 5, y बराबर 2, ये हुआ आपका आंसर, जो आपका यहाँ आंसर दिया हुआ है। ये था आपको थोड़ा इजी टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा सा इसका हम लोग लेवल को अप करते हैं और आपको फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। ये था थोड़ा मीडियम लेवल का, इस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व करेंगे। अगर थ्योरी को अच्छे से पढ़ें तो कोई क्वेश्चन में थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं आएगा, ये थोड़ा मीडियम लेवल का है। देखिए क्वेश्चन क्या है, 2x प्लस 3y, इन कलर चेंज कर लेता हूँ मैं, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, इक्वेशन 1, 3x माइनस 2y 0, इक्वेशन 2। हमें क्या करना है, हमें इसमें इजी होता है कि हम लोग कोफिशिएंट को इक्वल कर देते हैं। x को ही हम लोग देख लेते हैं, x को देखेंगे तो x को हम लोग अगर हम लोग 2 और 3 है तो हम लोग 2 और 3 का एलसीएम कितना 6 होता है, तो हम लोग इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इसको ये 3 है, इसको 6 बनाने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरे को। जब इस इक्वेशन पूरे इक्वेशन को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 2 6x, 3 3 9y इक्वल टू 13 3 39, इक्वेशन 1। जब इस इक्वेशन को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 6x माइनस 2 दूनी 4y इक्वल टू 2 गुना 0 0, इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को हम लोग जोड़ देते हैं, जोड़ेंगे क्या होगा, जोड़ेंगे नहीं घटा देते हैं, क्योंकि घटाएंगे तभी ये 6x कटेगा, यहाँ का हम लोग घटा देते हैं, घटाएंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा। देखिए घटाने पर क्या होता है, चिन्ह हमेशा बदल जाता है, यहाँ प्लस 6 दिया हुआ तो यहाँ माइनस 6 हो जाएगा, यहाँ माइनस 4 दिया हुआ तो यहाँ प्लस 4 हो जाएगा, यहाँ प्लस 0 है तो यहाँ माइनस 0 हो जाएगा, 6x कट गया, 9y और 4y कितना हो जाएगा 13y बराबर 39 माइनस 0 बराबर 39, तो y बराबर कितना हो जाएगा 39/13, 13 3 39, यानी y का मान आ गया आपका 3, y आ गया 3। किसी भी इक्वेशन में y का मान रख देते हैं हम लोग, इसी में इक्वेशन 2 में रख देते हैं, अगर इसमें रखते हैं तो 3x माइनस 2y बराबर 0, यही तो है,
3x माइनस 2 गुना वाई का मान कितना था 3 बराबर 0, 3x माइनस 6 बराबर 0, 3x बराबर माइनस 6 दे रहेगा तो प्लस 6, तो x बराबर 6/3, 3 दूनी 6, तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर आ क्या 2, x 2 आ गया, y 3 आ गया, ये हमको निकालना था, x बराबर 2, y बराबर 3। ये थोड़ा मीडियम आपका थोड़ा सा लेवल अप किए थे, और इससे थोड़ा सा हम लोग लेवल को अप करते हैं और थोड़ा अब इस क्वेश्चन को वर्ड प्रॉब्लम के फॉर्म में बनाते हैं इसको हम लोग। क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन को जब तक समझेंगे नहीं तो क्वेश्चन सॉल्व होगा नहीं। 5 वर्ष पहले ए की आयु, मान लेते हैं ए की आयु माना कि ए की आयु क्या है x वर्ष, वर्तमान की बात करें हम लोग, कभी भी मानते हैं हम लोग वर्तमान की मानते हैं। माना कि ए की वर्तमान आयु xx तथा बी की आयु y वर्ष, ठीक है। 5 वर्ष पहले ए की आयु, अभी x वर्ष है ए की आयु, तो 5 वर्ष पहले कितना हो जाएगा, अभी आपका एज अगर 10 साल है तो 5 साल पहले क्या रहा होगा, 5 साल रहा होगा। अभी आपका एज अगर 15 साल है तो 5 साल पहले कितना 10 साल रहे होंगे आप, यानी अभी अगर वो x है तो 5 साल पहले x माइनस 5 रहा होगा, ठीक है। तो 5 वर्ष पहले ए की आयु ये हो गया। बी की आयु की 3 गुनी थी, बी की 5 साल पहले 5 वर्ष पहले ए की आयु, देखिए अभी ए की आयु x माइनस 5 है तो 5 साल पहले बी की आयु भी कितना रहेगी y माइनस 5, इतना तो रहेगा ही। और ये क्या था, ये जो था ए की आयु 5 साल पहले, इस ये हुआ ए का, ये हुआ बी का, ये ए जो है इस बी का 3 गुना था, लेकिन हमको बराबर करना है तो ये 3 गुना था, तो अगर इधर 3 से गुना कर देंगे तो ये इक्वेशन बराबर हो जाएगा। था ये 3 गुना, लेकिन इधर अगर 3 से गुना करेंगे तो इक्वेशन बराबर हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, x माइनस 5 बराबर 3y माइनस 3 पंचे 15, यानी x माइनस 3y माइनस 5 प्लस 10 इक्वल टू 0, यानी x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0, इक्वेशन 1 हो गया आपका ये, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करा है, 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, ए की आयु x प्लस 10 हो जाएगा, अभी 10 है, अभी x है तो अभी से 10 साल बाद कितना हो जाएगा x प्लस 10, y का भी अभी कितना है, b की अभी आयु y है, 10 वर्ष बाद कितना आ जाएगा y प्लस 10, ये हो गया अभी से 10 साल बाद की आयु। 10 वर्ष बाद a की आयु b की आयु की दोगुनी हो जाएगी, फिर ये b की दोगुनी हो जाएगी, तो बराबर करने के लिए हम ये दोगुनी होगी तो हम इधर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x प्लस 10 बराबर 2 को y से गुना करेंगे 2y प्लस 2 दाई 20, x प्लस 2y रहेगा माइनस 2y इक्वल टू 20, इसको प्लस 10 रहेगा तो माइनस 10, यानी x माइनस 2y माइनस 10 बराबर 0, इक्वेशन सेकंड आ गया। x माइनस 2y, अब यहाँ भी x है यहाँ भी x है, इक्वेशन 2 आ गया। अब 1 माइनस 2 कर देते हैं हम लोग, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर देते हैं हम लोग, ठीक है। 1 माइनस 2 करते हैं हम लोग, मैं पेज लेता हूँ, चलिए एक क्या था, एक था x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0, दूसरा क्या था x माइनस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0, यही तो था। जब हम इसको घटाएंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा, घटाएंगे तो माइनस, यहाँ हो जाएगा प्लस, यहाँ हो जाएगा प्लस, x से x कैंसिल, माइनस 3y प्लस 2y कितना हो जाएगा माइनस y, माइनस 3, कोई तुम्हारे पास 3 रुपये पा रहा है लेकिन अब तुमने उसको 2 रुपये दे दिया तो कितना 1 ही रुपये तो पाएगा, माइनस y प्लस 10 10 20 बराबर 0, तो y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा आपका 20, y 20, हमें क्या पता दोनों की वर्तमान मान याद किया, y अगर 20 आ गया तो किसी भी इक्वेशन में y का मान रख देंगे हम लोग, x माइनस 2y माइनस 10 बराबर 0 इसमें ही रख देंगे, या फिर आप इसमें भी रख सकते हैं।
आप अगर इस वाले में रखते हैं तो इसमें रखने पर क्या आएगा, x का मान कितना आ गया, x माइनस 3, y का मान आ गया 20 प्लस 10 बराबर 0, x माइनस 20 60 प्लस 10 बराबर 0, x माइनस 50 बराबर 0, तो x का वैल्यू आ गया 50। x क्या माना था हम लोग, x बराबर था आपका, x बराबर आ गया 50, y बराबर आप क्या 20 आ गया। x क्या माने थे हम लोग, x माने थे a की आयु, तो a की आयु कितना आ गया, ये हो गया a, तो a की आयु हो गया 50। y किसका माने थे, y माने थे हम लोग b की आयु को, तो b की आयु हो गया 20। क्लियर माय पॉइंट। देखिए आप इस क्वेश्चन को ऐसे ही बना सकते हैं अगर शॉर्ट ट्रिक यूज करना हो। मान लेते हैं ये a है, ये b है, तो ये 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले मतलब -5 साल, -5 करेंगे इधर, 5 साल वर्ष पहले b की आयु की 3 गुनी थी, मतलब a अगर 3, b अगर 1 था तो a उसका 3 गुना यानी 3 रहा होगा। 10 वर्ष बाद, अब से 10 वर्ष बाद b की आयु 2 गुनी हो जाएगी, मतलब b अगर 1 है तो ये 2 हो जाएगा, अनुपात में हम लोग ले रहे हैं इसको। फिर से मैं समझा रहा हूँ, देखिए अब अगर ऐसे समझ में आया, मान लेते हैं वर्तमान में a की आयु a है, ये b की आयु है। 5 वर्ष पहले इसकी आयु कितनी थी, 5 वर्ष पहले आयु b की आयु की 3 गुनी थी, अगर b 1 रहेगी 5 साल पहले तो a 3 हो जाएगा, 3 अनुपात में। और 10 वर्ष बाद b की आयु 2 गुनी हो जाएगी, b की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, और b अगर 1 होगा तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ 5 साल का गैप है, यहाँ 5 साल पहले है और यहाँ 10 साल बाद है। ठीक है, तो यहाँ भी 15 साल का गैप है और यहाँ भी 15 साल का गैप है, लेकिन इस दोनों आप अगर इसमें देख रहे हैं, यहाँ 3 है, 2 है, इसका गैप 1 है, यहाँ 0 का गैप है। इस गैप को, क्योंकि यहाँ से यहाँ 5 साल पहले 10 साल बाद, टोटल 15 साल का गैप है और इसमें भी 15 साल का गैप है, तो यानी इन दोनों अनुपातों के बीच का, जैसे इसके और इसके बीच का अनुपात कितना, गैप, इसका डिफरेंस कितना, 3 और 2 का 1, और इसका भी डिफरेंस कितना है 0। लेकिन हमें क्योंकि 15 साल दोनों साइड लगा है, दोनों को बढ़ने में, तो दोनों को बराबर करना पड़ेगा। तो इन दोनों पर बराबर करने का हम लोग क्या करेंगे, 2 और 1 का डिफरेंस कितना होगा, 1 को हम लोग इससे गुना करेंगे तो उतना ही आएगा, 1 के गुना करने पर उतना ही आएगा। और 3 और 1 का डिफरेंस कितना होता है 2, तो इसको 2 से गुना करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका 4 और यहाँ हो जाएगा 2। अब देखिए यहाँ हो गया 3, यहाँ हो गया 4, यहाँ हो गया आपका 3, यहाँ हो गया आपका 4, ये हो गया 1 का परसेंटेज। यहाँ का 1 से गुना करने पर यहाँ हो गया 1, यहाँ हो गया 2। अब देखिए अब डिफरेंस 1 का आ रहा है इसमें भी और इसमें भी 1 का डिफरेंस आ रहा है। अब देखिए 1 का डिफरेंस नहीं है एक्चुअली, ये कितना साल, 5 साल पहले और 10 साल बाद, टोटल 15 साल, मतलब इस 1 का डिफरेंस में 3 से 4 हुआ तो मतलब 1 यूनिट का डिफरेंस हुआ। इस 1 यूनिट का डिफरेंस टोटल कितना के बराबर, टोटल 5 साल इधर 10 साल इधर, 15 साल के बराबर होता है। ठीक है, तो हमें क्या पूछ रहा है, दोनों की वर्तमान आयु। अब देखिए वर्तमान आयु अगर हम 5 साल पहले की आयु कितना था, यहाँ 3 यूनिट, 5 साल पहले 3 यूनिट, वर्तमान से 5 साल पहले 3 यूनिट था, तो वर्तमान से 5 साल पहले 3 यूनिट, 3 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 15 गुना 3 यानी 45 के बराबर हो जाएगा। ये 45 के बराबर वर्तमान से 5 साल पहले, तो वर्तमान में कितना हो जाएगा 45 प्लस 5 यानी 50 आ जाएगा। ये था ए का। बी का पूछे तो बी का वर्तमान कितना था, वर्तमान से 5 साल पहले 1 था, 1 यूनिट 15 के बराबर है, लेकिन वर्तमान से 5 साल पहले 1 यूनिट था, तो वर्तमान में कितना होगा 1 यूनिट प्लस 5 यानी 15 प्लस 5 बराबर 20 हो जाएगा। ये था आपका शॉर्ट ट्रिक, आपको समझाया, इतना लेंदी हुआ, नहीं तो आपको ये मुश्किल से 4 से 5 सेकंड का ये क्वेश्चन है। तो ए की आयु 15, बी की ऑब्जेक्टिव आए तो आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आज कुछ कॉमन एरर्स होते हैं जो स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं, कुछ कॉमन गलतियाँ, कभी कभी वो चिन्ह गलत लेते हैं, जैसे 2x माइनस 3y प्लस 4, इसको चाहे तो माइनस को लिखना भूल गए या माइनस लिख दिए अगर, या फिर 2x माइनस 4y इक्वल टू 3 इस तरह लिख रहे हैं। अगर माइनस कर रहे हैं तो सेम ऐसे ही माइनस कर दिए, चिन्ह यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस नहीं किया, मतलब इस तरह कुछ कॉमन मिस्टेक्स होते हैं। कभी कभी कैलकुलेशन की कोई गलती कर देते हैं, या फिर गलत प्रतिस्थापन कर देते हैं, गलत मान को समीकरण में रख देते हैं, या फिर कभी कभी ग्राफ में गलत बिंदुओं को हम लोग, यानी बिंदुओं गलत स्थान पर हम लोग उसको प्लॉट कर देते हैं।
इससे बचने का एक ही उपाय है क्या कि हर चरण को, हर स्टेप को आपको ध्यान से लिखना है और अंत में जो आपका आंसर आता है उस आंसर को आपको क्या करना है, वेरीफाई कर लेना, उसको जांच कर लेना है। क्लियर। डेली लाइफ में हमारा कहाँ कहाँ यूज़ होता है उसको हम लोग देख लेते हैं। हम लोग खरीदारी में, अगर आप दुकानदार के पास गए, दुकानदार को बोले सर मुझे 2 कलम और 5 किताब दे दो, तो वो क्या कहेगा कि ठीक है 2 पेन प्लस 5 बुक चाहिए इसको। मान लेते एक पेन का प्राइस x रुपया है तो 2 पेन का कितना हो जाएगा 2x प्लस एक बुक का प्राइस y रुपीज़ है, 5 का कितना हो जाएगा 5y, दोनों मिलाकर कुछ के बराबर होगा। मान लेते हैं यहाँ 60 रुपीज़ का, ये भी क्या हो गया, ये तो रैखिक समीकरण का ही तो हुआ रूप, ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण का। तो हम लोग कुछ भी खरीदारी वगैरह करते हैं एक से ज़्यादा सामान का, तो हम लोग 2 चर वाले रैखिक समीकरण का यूज़ करते हैं। अभी जो पीछे मैंने एक क्वेश्चन कराया आपको आयु संबंधी यानी एज से रिलेटेड, उसमें भी हम लोग माता पिता बेटी भाई बहन सबका हम लोग एज निकालते हैं इसी रैखिक समीकरण के यूज़ से। डिस्टेंस, स्पीड वगैरह हम लोग निकालते हैं, दूरी गति वगैरह सारी इसी फॉर्मूला से निकालते हैं। कभी कभी हम लोग को धन इंटरेस्ट ब्याज वगैरह निकालने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, टिकट का किराया के लिए, बिजनेस वगैरह में हम लोग इसको सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं लाभ हानि के आधार पर। अब आपको क्या करना है, आपको कभी भी अगर वर्ड प्रॉब्लम्स आए, वर्ड प्रॉब्लम्स किसको कहते हैं, जो अभी आप पीछे मतलब क्वेश्चन लिखा हुआ नहीं था, इसकी आयु इतना साल बाद इतना हो जाती है तो इतना साल बाद इतना गुनी हो जाती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं वर्ड प्रॉब्लम यानी शब्द समस्या। उसको हल करने की आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, सबसे पहले उस क्वेश्चन को आपको शांति से पढ़ना है। क्वेश्चन को एक बार रीड कर लिए, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है उसको समझिए, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन में किसके बराबर है कितना क्या है उसको कहना क्या चाह रहा है। फिर आपको उसमें से चर, जैसे हमने वहाँ a का x माना b का y माना, तो आपको उसको चर को मान लेना है, एज्यूम कर लेना है। फिर उसके हेल्प से आपको क्या करना है, उसका समीकरण बनाना है, जो मैं जिस तरह मैं स्टेप किया उस समीकरण को आपको फिर हल करना है। हल करके उसको वेरीफाई कर लेना, जांच करना है उसका आंसर सही आया कि नहीं, उसका जांच करने का उसका आंसर दे दें। अब यहाँ एक एग्जाम्पल दिया हुआ है आपका कि 2 कुर्सी और 3 मेज 1500 रुपये है। देखिए, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है, पढ़ लिए समझ लिए, अब क्या करना हमें चर का मान वैल्यू करना। मान लेते हैं कुर्सी का वैल्यू कितना है, कि मैं इंक कलर चेंज कर लेता हूँ। मान लेंगे हम क्या कि एक कुर्सी का दाम कितना है, यहाँ कुर्सी है ना, मान लेंगे एक कुर्सी का दाम x रुपया है और एक मेज का दाम y रुपया है। ठीक है, हमें क्या करा, एक कुर्सी का दाम x रुपया, 2 कुर्सी का दाम, हम शॉर्ट में इसको सिर्फ इक्वेशन आपको बना के देना था। फिर आपको इसको इस स्टेप के थ्रू, इस चार्ट के थ्रू आपको अच्छे से आपको सॉल्व करना है। मैं इसको आपको हिंट्स दे रहा हूँ उसे बस। एक कुर्सी का दाम x रुपया, तो 2 कुर्सी का दाम 2x प्लस एक मेज एक टेबल का दाम y रुपया है, तो 3 मेज का दाम 3y, और ये सब मिला के वो कितने रुपये में लेता है, वो 1500 रुपये में खरीदता है। इसको इक्वेशन आप 1 लिख देंगे। दूसरा इक्वेशन क्या करा है, 3 कुर्सियाँ, एक कुर्सी का दाम x रुपया, 3 कुर्सी का दाम 3x, 2 मेज है, एक मेज का दाम y रुपया, तो 2 मेज का दाम 2y रुपया, और ये सबको मिला कितने रुपये में खरीदते हो, 1400 रुपये में। इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आप सॉल्व करेंगे, x और y का मान निकलेगा, x और y का जो मान निकलेगा वही आपका कुर्सी और मेज का दाम होगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन हैं इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू 5, दूसरा क्या है x माइनस 1 इक्वल टू एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। देखिए x x यहाँ सेम है, प्लस वाई में क्या है माइनस प्लस का, इसको हम लोग जोड़ देते हैं। जोड़ेंगे तो ये वाई वाई कैंसिल, x और x 2x, 5 और 1 6, तो x बराबर कितना आ गया 6/2 बराबर 3। x का मान आ गया हमारा 3। ठीक है, अब किसी भी क्वेश्चन में हम लोग x का मान रख देते हैं, यानी x प्लस वाई कितना दिया हुआ था बराबर 5, x मतलब 3 प्लस वाई बराबर 5, तो y बराबर 5 माइनस 3, तो y बराबर कितना आ गया 2। y बराबर इस इक्वेशन, ये थोड़ा इजी था बहुत, तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर 3 आ गया हमारा, y बराबर 2 आ गया। ये हुआ आपका आंसर। आपको हर एक वीडियो का जो कोई भी क्वेश्चन है उसको पहले वीडियो को पॉज करना है, पॉज करके आपको पेन पेपर में खुद से ट्राई करना है, 1 बार 2 बार 3 बार
ट्राई करते रहना है, इंशाल्लाह वो बन ही जाएगा। अगर नहीं बनता है तब फिर आप उसको क्या करना है, सॉल्यूशन देखना है। तो अब हम लोग इसको लेवल को अप करते हैं। एक क्वेश्चन क्या कर रहा है ये, 2x प्लस वाई इक्वल टू 11, क्या है 2x प्लस वाई इक्वल टू 11, इक्वेशन 1। दूसरा इक्वेशन क्या करें, x प्लस 3y इक्वल टू 18, x प्लस 3y इक्वल टू 18, इक्वेशन 2। ये तो कह रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं, हमें कोई भी कोफिशिएंट को बराबर करना है। तो बराबर करने के लिए हम देखते हैं कि यहाँ y या 3y, इसको अगर 3 से गुना कर देते हैं सिर्फ इक्वेशन 1 को, तो ये आपस में बराबर हो जाएगा। सिर्फ इक्वेशन 1 को 3 से गुना कर देते हैं, तो इक्वेशन 1 को 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 3 दूनी 6x प्लस 3 गुना y, 3y प्लस 3 गुना 11 33। दूसरा वाला x प्लस 3y इक्वल टू 18, ठीक है। इक्वेशन इसको 3, इक्वेशन इसको 4 मान लेते हैं। अब इक्वेशन 3 माइनस 4 कर देते हैं। जब इक्वेशन 3 माइनस 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस करेंगे तो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस चिन्ह आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा। 6x से 1x चला जाएगा तो कितना, यहाँ 5x बचेगा। 3y से 3y कैंसिल आउट, 33 में से 18 जाएगा तो कितना बचेगा, 13 में से 8 गया यहाँ 5 बचेगा, और यहाँ 2 में से 1 गया 1 बचेगा। x का मान कितना आ जाएगा, 15/5, 5 दिया 15। तो x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू आ गया आपका 3। x का वैल्यू आपका यहाँ आ गया 3। अब इस 3 को किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 में जब x का मान रखते थे कितना, 2x प्लस वाई बराबर 11, यही तो दिया हुआ है। 2x का मान कितना होगा, x का मान है आपका 3, 2 गुना 3 प्लस y क्या है, y निकालना है हमें, इक्वल टू कितना है 11, 2 तिया 6 प्लस वाई बराबर 11, सही जा रहा हूँ ना मैं। तो y बराबर 11 माइनस 6, तो y का वैल्यू कितना आ गया 5। y बराबर हमारा आ गया कितना 5, और x के बराबर आ गया हमारा 3। हमें x और y निकालना था, ये होगा आपका आंसर। यहाँ तक कोई दिक्कत, हमें x और y ही निकालना था। ये क्वेश्चन भी हो गया आपका, ये वाला भी हो गया। देखिए अब मैं एक कंसेप्ट आपको समझाता हूँ। देखिए ये एक नदी है, यहाँ पानी है, ठीक। ये क्या है, नदी है। इसमें एक नाव है ऊपर में, यहाँ मेरी ड्राइंग बहुत गंदी है, ठीक है। ये एक नाव है, और ये इसमें जो इस नदी का जो पानी है वो क्या कर रहा है, इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ठीक है। मतलब पानी इधर बह रही है। ये नाव मान लेते हैं कि अगर ये जैसे ये नदी बह रही है, ठीक है, नदी बह रही है, मान लेते हैं अगर नदी नहीं बहती तो अगर नाव जो है, नाव क्या अपने, अगर नदी नहीं बहेगी, मतलब नदी का पानी स्थिर रहेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शांत। तो माना कि शांत जल में नाव की चाल, मान लेते अगर पानी नहीं चलती, अगर पानी में धारा स्पीड नहीं होगा तो उसकी चाल, नाव की चाल x रहेगी। पानी में कोई धारा नहीं है, पानी न बह रही है, पानी रुकी हुई है, तो उस रुकी हुई पानी में ये जो नाव है, ये नाव कितने स्पीड, x किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से चल सकता है। मतलब आप जैसे तालाब वगैरह में देखे होंगे, तालाब वगैरह में क्या धारा चलता है नहीं, तालाब का पानी रुका हुआ रहता है। मान लेते उसमें अगर इस नाव को
इस नाव को उसमें अगर लेके जाते हैं तो वो क्या करता है, इस नाव को अगर आपके तालाब में लेके जाते हैं तो उस तालाब में बिना जो धारा वाला है उसमें वो x किलोमीटर 1 घंटे में x किलोमीटर चल सकता है। और मान लेते हैं ये तो नाव का कि शांत जल में ये नाव की इतनी कैपेबिलिटी है कि 1 घंटा में x किलोमीटर चल सकता है। और अगर मानते हैं कि ये धारा अपनी दिशा में इधर बह रही है, नाव की बात नहीं, अब सिर्फ धारा की, नदी, तो नदी का पानी क्या करता है, माना कि धारा की चाल कितनी है, y मान लेते हैं, y किलोमीटर पर घंटा। यानी अगर आप नाव हटा देते हैं, जो पानी नदी में बहती है उसकी जो धारा है, उसकी जो स्पीड है, वो इस पानी अगर आप जाती है तो वो 1 घंटा में y किलोमीटर दूरी चल जाती है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए आप कभी देखे होंगे पानी भी इधर भी जा रहा है, पानी इस डायरेक्शन में जा रहा है, नदी का पानी इस डायरेक्शन में जा रहा है, और आप कुछ एक नाव वगैरह में बैठे हैं इस तरह से, ठीक है, या फिर आप मान लेते आप तैर ही रहे हैं नाव ही नहीं, तो इधर आप जिधर नदी की पानी धारा चलती है तो उधर की नाव की स्पीड आपकी ज़्यादा जाती है, या सुनो, आप मान लेते हैं इस नाव को कोई मोटर वगैरह से चला रहे हैं तो नाव की स्पीड तो x किलोमीटर पर आवर ही है, और धारा भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है y किलोमीटर से। तो आपके कभी भी देखे होंगे कि जिधर नदी बहती है उधर आप तेज़ी से जाते हैं, लेकिन जिधर नदी बहती है उसके उल्टे दिशा में आप जाते हैं तो आपकी गति धीमी हो जाती है, कभी कभी आपको उल्टा बहा के लेके चले जाता है, तो वही देखे होंगे। तो ये हो गया नाव आपका। तो ये नाव का इसका अपना क्या है, इसका अपना एक क्या है कि ये शांत जल में x किलोमीटर घंटे की स्पीड से ये चल सकती है ये नाव। लेकिन इसको अगर एक धारा वाली नदी में अगर डाल देते हैं अगर उसी के डायरेक्शन में, तो धारा के दिशा में, यानी धारा की दिशा में इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, धारा की दिशा में, धारा की दिशा में क्या होगा, x किलोमीटर तो इसका खुद का स्पीड है, ये साथ साथ में क्या है, इस पानी का भी स्पीड y किलोमीटर है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसका स्पीड कितना हो जाएगा, x प्लस वाई हो जाएगा। ये बात क्लियर की नहीं। आप किधर नदी बह रही है उस दिशा में आप भी अगर तैर रहे हैं तो क्या होगा, आपका तैरना स्पीड बढ़ जाएगा। लेकिन आप नदी इधर बह रही है, आप इधर जा रहे हैं तो आपका स्पीड घट जाएगा। तो धारा की दिशा में नाव की चाल कितनी हो जाएगी, x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, x किलोमीटर पर आवर। वहीं धारा की उल्टी दिशा में, धारा की पानी इधर जा रही है और तैर की नाव इधर लेके जा रहे हैं, तो धारा की उल्टी दिशा में कितने जगह, यानी जो नाव का ही है उसमें से घट जाएगा धारा की चाल। तो कभी भी आपको पता होना चाहिए कि धारा के हम लोग धारा की दिशा में जाते हैं तो हम दोनों का, नाव का भी और पानी का भी दोनों का स्पीड जुट जाता है। लेकिन धारा के जब हम लोग विपरीत दिशा में जाते हैं तो नाव की स्पीड में से उस धारा की स्पीड को हम लोग घटा देते हैं। चलिए उसी पे एक क्वेश्चन, वही कंसेप्ट पे यहाँ ये वाला था, इसको आपको एनालाइज करना था। इस पर एक क्वेश्चन है, उसको हम लोग इसमें देख रहे हैं अभी। चलिए यहाँ से हम लोग ये सारे क्वेश्चन को आप ट्राई करेंगे, उसको कल मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा। 1 2 3 4 इन चारों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ट्राई करके आएंगे। ये जो क्वेश्चन मैं बताया आपको, क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन नंबर 3 जो कंसेप्ट मैंने आपको अभी बताया उसी के बेस पे है ये क्वेश्चन। ये तो खैर आपको बनेगा ये चारों क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन, लेकिन ये वाला क्वेश्चन जो अभी मैं कंसेप्ट बताया उसी के बेस पे है, आपको इसको ट्राई करके आना है। फिर कल मैं आपको ये चारों क्वेश्चन को डिस्कस करता हूँ। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? ये था आपका कंसेप्ट। तो आपको अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इस वीडियो को आप लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, और हाँ, चैनल पे अगर आप नए हैं या अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सर्फ क्लासेस को सब्सक्राइब करेंगे। तब ये जो आपका कंप्लीट बैच है ये बिल्कुल मैं आपके लिए फ्री लेके आया हूँ। अगर फ्री है तो आपको आपसे क्या मांग रहा हूँ, बस एक सब्सक्राइब मांग रहा हूँ आपसे, एक लाइक मांग रहा हूँ और एक शेयर मांग रहा हूँ। हाँ, कोई भी अगर आपका डाउट हो, इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप उसको क्या करेंगे, उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।